नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज ये लेक्चर नंबर 9 है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 4, जिसमें आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में आज हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों इंडियन पॉलिटी के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बिल्कुल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीरीज जैसे हमने चलाई थी। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लें, उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स तक कंप्लीट कर दिया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहले इसको समझो कि ये है क्या। नीति निर्देशक तत्व है क्या? नीति निर्देशक तत्व ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और ये है राज्य के कर्तव्य। राज्य के क्या है दोस्तों? ये कर्तव्य है कि राज्य नागरिकों को, जो ये नीति निर्देशक तत्व में जितने आर्टिकल्स हैं जो इसमें कहा गया है वो नागरिकों को देने का प्रयास करे, वो राज्य के इसमें कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अब देखो, कर्तव्य और अधिकार में एक मूलभूत क्या है अंतर होता है। अधिकार क्या होता है? जो आपको मिलना ही चाहिए। जैसे हमें जो मूल अधिकार मिले हैं तो मूल अधिकार में जितने भी चीजें दी गई हैं, जो भी कहा गया है वो हमारा मूल अधिकार है, वो हमें मिलने ही चाहिए। और अगर कोई हमें हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है या हमारे मूल अधिकारों में कटौती करता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन वही कर्तव्य, दूसरी ओर जो ये कर्तव्य शब्द है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के कर्तव्य है। राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि नागरिकों को वो इन तत्वों को या जो इसमें शामिल जो भी बातें कही गई है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को दे। लेकिन कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि राज्य उसको देगा ही देगा, वो राज्य की अपनी मर्जी है। राज्य को अगर उचित लगेगा तो वो इन तत्वों को नागरिकों को देगा और अगर नहीं उचित लगेगा तो वो नहीं देगा। जबकि मूल अधिकार में क्या थे? मूल अधिकार वो नागरिकों के मूल अधिकार है, वो देने ही देने हैं। मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। तो इसमें आप एक बेसिक चीज ये समझ सकते हैं कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो इन नीति निर्देशक तत्वों में जो भी ये तत्व हैं, जो भी बातें कही गई है, अगर राज्य के द्वारा ये बातें नागरिकों को नहीं दी जाती, जो इसमें बताई गई बातें हैं ये नागरिकों के लिए नहीं किया जाता है, तो नागरिक क्या नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये हमें राज्य ने नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ कर्तव्य है, ये आपके अधिकार नहीं है, ये नागरिकों के अधिकार नहीं है, बल्कि केवल समाज में एक उचित व्यवस्था बनाने के लिए, समाज के विकास के लिए राज्य को ये कर्तव्य दिए गए हैं संविधान द्वारा। तो यहां तक दोस्तों स्पष्ट मैंने कर दिया है कि कर्तव्य में और अधिकार में क्या अंतर है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बी एन राव ने सुझाव दिया था, ठीक है, और इन्होंने जो वैयक्तिक अधिकार हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार थे, इनको 2 श्रेणियों में बांटा। एक थे न्यायोचित और एक थे गैर न्यायोचित। तो जो न्यायोचित अधिकार है वो कौन से हैं? मूल अधिकार। वो न्यायोचित किस प्रकार से है कि वो इस प्रकार से न्यायोचित है दोस्तों कि अगर आपको मूल अधिकारों को कोई कम करता है, उनका हनन करता है, वो आपके न्यायोचित हैं, इसलिए आप न्यायालय जा सकते हैं कि राज्य ने हमारे क्या है मूल अधिकार छीन लिए हैं, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायालय है वो उस पर न्यायिक समीक्षा करके राज्य से जवाब तलब करेगा। जबकि जो गैर न्यायोचित जो अधिकार हैं वो यही हैं जो राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं। ये क्या है? ये कर्तव्य, ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को क्या है? गैर न्यायोचित अधिकार हैं। राज्य चाहेगा तो इन्हें देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। इस पर नागरिक क्या नहीं कर सकता है? न्यायालय नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है कि राज्य के द्वारा ये निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई हैं वो फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो इसमें नागरिक आवाज नहीं उठा सकता, इसमें नागरिक क्या नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अभी जैसे जैसे आगे जब आप बढ़ोगे, आप आर्टिकल्स के बारे में समझोगे, तब आपको ये और डिटेल्स यहाँ पे समझ में आ जाएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इनका स्रोत क्या है, कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत में जो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी इन्हें कहा जाता है। तो कई बार सीधे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है और कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें शामिल हैं। और इन्हीं डीपीएसपी के बारे में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी शाह ने एक कथन कहा था। केटी शाह, इन्होंने कहा था कि यह एक चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से देता है। तो देखो, बैंक अपनी मर्जी से, बैंक अपनी मर्जी से देता, तो यहां पे बैंक से इनका मतलब क्या था, राज्य से था, और चेक से इनका मतलब था इन नीति निर्देशक तत्वों से। तो इन्होंने कहा कि यह एक चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से देता है, यानी कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये एक चेक के समान है जिनको बैंक यानी राज्य अपनी मर्जी से देगा। उसकी मर्जी होगी, उसे उचित लगेगा तो वो देगा, और उसे उचित नहीं लगेगा तो वो इन अधिकारों को या ये जो तत्व इसमें शामिल हैं, ये जो आर्टिकल्स में कही गई बातें हैं, उनको नागरिकों को देगा या नहीं देगा, ये राज्य पर निर्भर करता है। और भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में कहा था कि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 क्या है। तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दोस्तों, जब मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में बताया था तो वहां पर एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल्स 12। आर्टिकल्स 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। तो जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि राज्य में क्या क्या आते हैं। राज्य में आता है आपकी केंद्र सरकार, संसद और सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, राज्य उसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है वही है अनुच्छेद 36 में। तो अनुच्छेद 36 में और कुछ नहीं है, सिर्फ राज्य की परिभाषा बताई गई है। और राज्य की परिभाषा इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी था कि जो अनुच्छेद 37, 38 या अनुच्छेद 51 तक ये जो भी कर्तव्य दिए गए हैं राज्य को, तो ये कर्तव्य राज्य को दिए गए हैं कि उनको नागरिकों के लिए ये करने हैं। तो राज्य के लिए दिए गए हैं, तो इसलिए वो राज्य में कौन आता है, मतलब किसके लिए वो बातें कही गई है कि ये नागरिकों को ये कर्तव्यों को प्रोवाइड कराएगा, तो वो किसके लिए कहा गया है, राज्य के लिए कहा गया है। तो इसलिए राज्य की परिभाषा भी देनी जरूरी थी और राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। उसके बाद अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय व वाद योग्य नहीं है। देखो यहाँ पे जो मूल अधिकार थे, अगर मूल अधिकारों में हनन हो रहा है, राज्य के द्वारा आपके मूल अधिकारों में कटौती की जा रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल्स 32 के माध्यम से। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, जिसने आपके मूल अधिकारों को हनन किया है, मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास किया है, उस पर रिट जारी कर सकता था। वो हमने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल्स में बता दिया है। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसमें वाद कर सकते हो, उसमें वाद विवाद हो सकता है। लेकिन डीपीएसपी में न तो आप न्यायालय जा सकते हैं और साथ साथ आप वाद विवाद नहीं कर सकते इस पे। वो मैंने आपको केटी शाह का कथन बता दिया है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये एक चेक के समान है जिन्हें बैंक अपनी मर्जी से देता है, यानी राज्य अपनी मर्जी से देता है। तो राज्य की मर्जी है तो वो देगा, नहीं है तो वो नहीं देगा, इस पर आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद अनुच्छेद 38 क्या है, अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो राज्य को कर्तव्य दिया गया है, कर्तव्य और अधिकार में आपको समझा चुका हूं। कर्तव्य यानी आपको ऐसा करना है, फिर उसके विवेक पे बात करता है कि वो उसको करता है या नहीं करता है, जो उसको बातें कही गई है। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में कितने तरह की न्याय की बात की गई है, 3 तरह के न्याय की बात, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और जो तीसरा है दोस्तों वो है राजनीतिक न्याय। यानी राज्य का ये कर्तव्य है
कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का वो प्रयास करेगा। तो प्रश्न बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, या राज्य के द्वारा कितने प्रकार की न्याय की स्थापना की बात की गई है। तो वो है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये हो गया आर्टिकल्स 38। उसके बाद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? पुरुष व स्त्री के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन। पहले आपने देखा होगा जब पुरुष प्रधान समाज का जब वर्चस्व था ज्यादा, तो उसमें पुरुषों को मतलब पुरुष ही घर के बाहर काम करने के लिए, मोस्टली पहले क्या होता, पुरुष ही घर के बाहर काम करने के लिए जाते थे। स्त्रियों को पहले घर के बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता था, और अगर भेजा भी जाता था किसी कारणवश, तो फिर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को जो जीविका दी जाती थी, जो वेतन दिया जाता था, वो बहुत कम होता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अनुच्छेद 39 में बात की गई है। और ये क्या है? ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या है? कर्तव्य है राज्य का, कि राज्य इस प्रकार की परिस्थितियां बनाए कि पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन हों। ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज कहीं पे, देखो यहीं पे आप समझो कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, जो ये कर्तव्य है, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, अगर ये मूल अधिकार होता, तो अगर पुरुष को कहीं पे समान कार्य के लिए, ठीक है, 20,000 सैलरी दी जा रही है, और वहीं महिला को अगर 15,000 सैलरी दी जाती, तो महिला सुप्रीम कोर्ट जाकर या न्यायालय जाकर क्या कर सकती थी कि ये मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों में क्या है कि समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है? ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात की गई है। जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें ये बात की गई है, और ये क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो इस प्रकार से परिस्थितियां बनाए, इस प्रकार के साधन पर्याप्त करे कि पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन हों। तो यहां तक दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप यहां पे समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, किस नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। और ग्राम पंचायतों का गठन की बात गांधी जी ने भी कही थी। गांधी जी जो कि इसका क्या करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, कि वो चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। और ग्राम पंचायतों, अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, वो हम उस पर एक अलग अभी लेक्चर आएगा जब हम जैसे जैसे आगे हम संविधान को और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो पंचायती राज है उस पर हम अलग से पृथक वीडियो लाएंगे। लेकिन राजस्थान पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायती जो व्यवस्था है वो लागू की थी 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिले में ये क्या की गई थी, लागू की गई थी। कंप्लीट इसके बारे में आगे हम दोस्तों डिटेल्स में आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा क्या चल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तो चल रहे हैं, और अभी बहुत सारे इसमें बीच में टॉपिक आएंगे, तो अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखो कुछ दशाओं का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि कोई यहाँ पे क्या हो गए हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हो गए हैं उनमें बुढ़ापा आ गया है, वो ऐसे काम नॉर्मल काम वो नहीं कर सकते हैं, या कोई विकलांग है, ठीक है, या बेरोजगारी है, उसको खत्म करने का राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाए व्यक्तियों को। जैसे कोई व्यक्ति बुढ़ापा आ गया उसमें, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो फिर उसको क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है। पेंशन योजना राज्य शुरू करती है। तो ये नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार होता तो तब तो सबको वो पेंशन मिलती, लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है, वो राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं। और फिर राज्य देखता है कि जब मेरे को ये कर्तव्य मिले हैं, तो राज्य फिर जब देखता है कि परिस्थितियां ऐसा बन रही है कि कुछ दशाओं में अब पेंशन देने की आवश्यकता है, तो वो पेंशन देती है जब बुढ़ापा आता है। ठीक है, कोई विकलांग है, विकलांग को शिक्षा देना,
ठीक है। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 में है। और ये क्या है, एक कर्तव्य है, राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है अनुच्छेद 41 के माध्यम से। जैसे मनरेगा वो भी इसी में आता है। मनरेगा के द्वारा राज्य क्या करता है, मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वो कार्य देता है, तो वो भी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। तो इसमें मनरेगा आ गया। पेंशन योजना ये भी किस में आ गई, ये भी इसी में आ गई। और कोई भी जो लाभ योजना होती है वो इसी में आ जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत, मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध। यानी राज्य को प्रयास करना चाहिए कि वो न्याय संगत, मानवोचित दशा व प्रसूति सहायता का उपबंध करे। अब जैसे क्या है, मानवोचित दशा का मतलब यहाँ पे ये है, या प्रसूति सहायता का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे कोई महिला वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको डिलीवरी होनी है, तो राज्य को प्रयास करना चाहिए कि डिलीवरी के बिफोर 3 मंथ और आफ्टर 3 मंथ अगर कोई महिला क्या है, कोई कार्य करती है, ठीक है। अब राज्य का मतलब यहाँ पे सिर्फ सरकार से मतलब नहीं है। राज्य का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था वो सभी राज्य के अंतर्गत आती है। तो चाहे कोई महिला सरकारी जॉब कर रही है या चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रही है, प्राइवेट संस्थान में कार्य कर रही है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है, उसको प्रेग्नेंट है वो अगर, तो प्रेग्नेंट जब उसकी डिलीवरी हो रही है तो उसके 3 मंथ पहले और आफ्टर 3 मंथ उसको अवकाश देना जरूरी है। और उस महिला के पति यानी जो बच्चा होने वाला है उसके पिता को 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक अवकाश देना चाहिए। तो ये उपबंध करना चाहिए राज्य को। तो ये भी राज्य को एक कर्तव्य दिया गया है संविधान के द्वारा। यानी वो न्याय संगत, जो मानवोचित दशा है, यानी मानवों के लिए वो उचित दशा बनाने का प्रयास करें, उपबंध करें। उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 42 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब देखो निर्वाह मजदूरी क्या होती है, निर्वाह मजदूरी होती है न्यूनतम वेतन। अब क्या है ये न्यूनतम वेतन? न्यूनतम वेतन का मतलब है दोस्तों जिससे कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। तो जो भी काम करने वाले कर्मकार हैं, कर्मचारी हैं, उद्योगों में काम करने वाले हैं, उनके लिए राज्य इस प्रकार के परिस्थिति बनाए, इस प्रकार के कुछ नियम बनाए कि ताकि वो व्यक्ति, उनको न्यूनतम वेतन मिल सके, वो निर्वाह मजदूरी इन्हें मिल सके, जिससे वो अपने जीवन यापन का निर्वहन कर सके, अपने जीवन का गुजारा कर सके। क्योंकि अगर किसी को दोस्तों वो न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो फिर उसका काम करने से मतलब क्या है, क्योंकि उसको पूरा ना उसको खाने के लिए मिल रहा है, फिर ना कुछ करने के लिए मिल रहा है। यानी इतना न्यूनतम वेतन कम से कम उसको मिलना ही चाहिए। और फिर ये भी मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने देखो कई व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, या कई व्यक्ति अगर उनको काम नहीं करना आता है तो उनको उस प्रकार से उनको वेतन मिलता है। तो ये मूल अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य दिया गया है राज्य को। और राज्य में फिर वही गैर सरकारी निकाय या सरकारी निकाय सारे के सारे आ जाते हैं। तो राज्य को क्या करना चाहिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी न्यूनतम वेतन का प्रावधान करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आते हैं, एक आता है अनुच्छेद 43 का। 43 का में दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आजकल चर्चा में है और इसलिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ की गई है, समान नागरिक संहिता की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 44 में की गई है। और सबसे पहले ये कहाँ लागू किया गया, तो ये गोवा में लागू किया गया था, गोवा में। ठीक है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सिविल मामले में समान नियम कानून होने चाहिए। जैसे सिविल मामले क्या होते हैं, जैसे विवाह हो गया, संपत्ति हो गया, तलाक, तो इन सब में क्या होने चाहिए, समान नियम कानून होने चाहिए। जो सामान्य सिविल मामले हैं उसमें समान नियम कानून होने चाहिए। इसी को कहा जाता है समान नागरिक संहिता। यानी जब सभी क्या है, क्योंकि देखो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, भारत के लिए सभी नागरिक समान है। तो जब वो सारे नागरिक समान है भारत के लिए,
तो उनके लिए विवाह के लिए अलग कानून क्यों होने चाहिए, या संपत्ति के लिए, तलाक के लिए अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है कि वो इस प्रकार से प्रयास करे कि जब सभी नागरिक समान है तो उनके लिए वो जो भी सिविल मामले हैं जैसे विवाह, संपत्ति या तलाक, उन सब के लिए वो समान कानून तैयार करे। तो अनुच्छेद 44 ये कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। और ये जो ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये देखो ये क्या है, ये एक कर्तव्य है, राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। लेकिन दोस्तों साथ साथ मैंने आपको मूल अधिकार में भी इसके बारे में बताया था। 86वें संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था, 2002 में किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये मूल अधिकार बनाया गया। और इसको कहाँ डाला गया, आर्टिकल्स 21 के का में, 21A में या 21 का में। तो अब जो ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये केवल एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है बल्कि ये मूल अधिकार भी है। और अगर प्रश्न बनता है कि इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 45। उसके बाद अनुच्छेद 46 SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की यहाँ पे बात की गई है। यानी SC/ST जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जातियां हैं इनके साथ पहले भेदभाव किया जाता था। तो राज्य इस प्रकार से परिस्थितियां बनाए कि SC/ST का भी उत्थान हो सके और इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं राज्य के द्वारा। ये राज्य को ये कर्तव्य दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। राज्य का ये भी एक परम कर्तव्य है कि वो नागरिकों के पोषाहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार कर सके, उनके जीवन स्तर में सुधार कर सके। और इसी में जो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, मिड डे मील योजना, तो वो भी इसी का एक परिणाम है। पोषाहार अभ्यर्थियों जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के पोषाहार स्तर को क्या करने के लिए, ऊंचा करने के लिए यहाँ पे मिड डे मील योजना स्कूलों में भी शुरू की गई थी ताकि उनका पोषाहार स्तर बढ़ सके। इसी प्रकार की कई जीवन स्तर की जो आवश्यक चीजें होती हैं जीवन स्तर के लिए, उनको भी बढ़ावा देने का यहाँ पे कार्य करना चाहिए राज्य को, ये कर्तव्य इसको दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, ये बात की गई है अनुच्छेद 48 में, ताकि आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पशु हैं उनकी हत्या पर भी प्रतिबंध लगाने का कर्तव्य दिया गया है राज्य को। राज्य को क्या करना चाहिए, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखो जब कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए तो जो कृषि के लिए और पशुपालन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, यानी जो आर्थिक रूप से आवश्यक पशु हैं उनकी हत्या पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी तो हम कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो राज्य को ये भी कर्तव्य दिया गया है। देखो ये अगर मूल अधिकार होता तो कब का क्या हो जाना चाहिए था, पशु हत्या पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए था। लेकिन यह है राज्य को ये क्या दिया गया है, कर्तव्य दिया गया है। तो वो राज्य की मर्जी है कि वो क्या करे, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाए या जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु हैं उन पर वो प्रतिबंध लगाए। ये राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं। अब वो राज्य उसको करता है, उसको उचित लगेगा तो वो लगाएगा प्रतिबंध, नहीं उसको उचित लगेगा तो वो नहीं लगाएगा प्रतिबंध। उसके बाद अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसके द्वारा किया जाना है, राज्य के द्वारा। या राज्य इस प्रकार से नियम बनाए ताकि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं उनका संरक्षण हो सके। और इसी आधार पर यूनेस्को सूची में शामिल किया जाता है जो कि ये स्मारक होते हैं या जो इस प्रकार के महत्व के वस्तु या जो स्मारक होते हैं उनको यूनेस्को में भी शामिल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो अनुच्छेद 50 है ये है राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करेगा। अब यहाँ पे देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो क्योंकि देखो कई बार टकराव भी पैदा हो जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों एक होती तो कार्यपालिका जैसे कोई कानून बना रही है और अगर उसने कुछ इस प्रकार के कानून बना दिए
जो कि नागरिकों का अहित कर सके, तो फिर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायपालिका तो उसी में आती है। फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर एक ही होती तो कार्यपालिका जैसे कहती फिर न्यायपालिका को ऐसा करना पड़ता, क्योंकि नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। जो विधेयक बनाता है, जो कानून बनाता है, वो कौन बनाता है? संसद बनाता है, और न्यायपालिका को उसकी बात माननी पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 50 में उल्लेख कर रखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका का भी विरोध करती है अगर कार्यपालिका कुछ इस प्रकार के नियम कानून लाती है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का जो प्रावधान है, अलग करने का प्रावधान है, वो अनुच्छेद 50 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि को बढ़ावा देना, ये है अनुच्छेद 51 में उल्लेखनीय है। तो ये हो गए कंप्लीट आपके जो भी नीति निषेधक तत्व हैं, जो भी राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जो ये नीति निषेधक सिद्धांत हैं, इनको भी वैसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। अब देखो, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये आपको नोट करना है, अगर आप नोट करना चाहें। समाजवादी सिद्धांत में आता है अनुच्छेद 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और 43 का ए। जबकि गांधीवादी सिद्धांत में आता है अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48। जबकि उदारवादी सिद्धांत में आते हैं 44, 46, 48, 49 और 50। अब देखो, यहाँ पे पहले समाजवादी सिद्धांतों को समझते हैं कि जो समाजवादी सिद्धांत में ये अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43 एक क्यों रखे गए हैं। देखो, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए किसको? राज्य को। तो यानी सामाजिक, देखो समाजवाद से जुड़ा संबंध है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रयास करना चाहिए राज्य को। तो कुल मिला के यहाँ पे सामाजिक उत्थान की बात की गई है, सामाजिक अभिवृद्धि की बात की गई है। तो इसलिए अनुच्छेद 38 को रखा गया है समाजवादी सिद्धांत में। अनुच्छेद 39 बात करता है समान न्याय और समान कार्य और वेतन की बात करता है अनुच्छेद 39 को, यानी पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए। पुरुष महिला एक अभिन्न अंग है समाज का, यानी ये समाज में समानता की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 39 को इसलिए समाजवादी सिद्धांत में रखा गया है। 41 में क्या है? तो 41 में है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जैसे वृद्ध लोग हैं, या जो कहीं ना कहीं कुछ कारण से कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, विकलांग लोग हैं, तो उनके उत्थान के लिए प्रावधान रखे गए हैं अनुच्छेद 41 में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी उचित व्यवस्था करना कर्तव्य है राज्य का अनुच्छेद 41 के माध्यम से। 41 भी एक समाजवादी सिद्धांत है। 42 क्या कहता है? 42 कहता है न्याय संगत मानवोचित दशा और मात्र प्रसूति सहायता का प्रावधान करना चाहिए। और 43 एक कहता है कि उद्योग के प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं उनका भाग लेना और साथ साथ निर्वहन मजदूरी, 43 की बात करता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स, ये समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। तो समाजवादी सिद्धांत में ये आर्टिकल्स रखे गए हैं। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जो गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत जिसका सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। 43 में क्या है? 43 में है निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम वेतन। ठीक है, तो ये भी गांधीवादी विचार में आता है, गांधीवादी सिद्धांत में आता है। 46 में क्या है? 46 में है SC/ST विशेष प्रावधान। गांधी इसको भी सपोर्ट करते थे कि SC/ST यानी जो छुआछूत है उसका भी विरोध करते गांधी, और उनके लिए विशेष प्रावधानों यानी उनका भी उत्थान हो सके, वो भी समाज की एक बराबरी पर आ सके।
तो ये इसको अनुच्छेद 46 को भी गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया है और साथ साथ इसको उदारवादी सिद्धांत में भी रखा गया है। 47 में क्या है, तो 47 में है पोषाहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य, और 48 में है पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षा का प्रयास करना। तो 40, 43, 46, 47, 48 ये है गांधीवादी सिद्धांत। और वहीं 44 हो गया, 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की, तो समानता की बात करता है उदारवादी सिद्धांत है, ठीक है। 46 मैंने आपको बता दिया है। 48 क्या है, तो 48 है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। 49 ये राष्ट्रीय महत्व की बात करता है, और 50 जो बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। तो ये सभी क्या है, ये जो अनुच्छेद ये है उदारवादी सिद्धांतों। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको समाजवादी सिद्धांत में रखा गया है, कौन से ऐसे हैं जिन्हें गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया है, और कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें उदारवादी सिद्धांत में रखा गया है। अभी दोस्तों एक हमारे यहाँ पे टॉपिक बच जाता है, और वो है मूल कर्तव्य। उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो एक टॉपिक बीच में छूट जाएगा और आगे मुझे लगता नहीं है कि आगे फिर कोई ऐसा लेक्चर है जिसमें उसको शामिल किया जा सकता है। भले वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन उसको भी इसी में हम शामिल कर देते हैं, मूल कर्तव्य। तो हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, और ये मूल कर्तव्य किसके लिए हैं, ये है नागरिकों के लिए। देखो भाग 4 में, और ये किस में आता है, ये भाग 4 के का में आता है, भाग 4 के का में, ठीक है, अनुच्छेद 51 का में। और इसमें कौन सा आर्टिकल्स है, तो ये है 51 का। देखो अनुच्छेद, ये जो भाग 4 था उसमें जितने भी आर्टिकल्स है उसमें जो कर्तव्य लिखे गए हैं वो किसके लिए, और राज्य के लिए है। राज्य को वो कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। जबकि भाग 4 के का में जो ये कर्तव्य है, जो ये मूल कर्तव्य है, ये किसके लिए है, नागरिकों के लिए है कि नागरिकों को ऐसा करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए नागरिकों को, ये समझिए आप। सबसे पहले तो ये मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, इनका स्रोत क्या है, इनका स्रोत है रूस। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के लिए कर्तव्य है वो लिए गए आयरलैंड से, जबकि नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य ये लिए गए हैं रूस से। मूल अधिकार अलग है दोस्तों, मूल कर्तव्य अलग है। मूल अधिकार आपको देता है राज्य, ठीक है, जबकि जो मूल कर्तव्य है ये आपको यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका कर्तव्य है उनका पालन करना, इनको आपको कोई दे नहीं रहा है, बल्कि ये आपके स्वयं के कर्तव्य हैं जो आपको करने चाहिए। अब फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो अधिकांशतः कर्तव्य ऐसे हैं जिन पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी 4 कर्तव्य ऐसे हैं, मूल कर्तव्य ऐसे हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। तो पहले मूल कर्तव्यों का इतिहास आप समझिए। मूल कर्तव्य जो कि मूल रूप से 10 थे, 10 मूल कर्तव्य। पहले कितने मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे, और इनको संविधान में जोड़ा था स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और एक और समिति यहां पे जिसका उल्लेख मिलता है, बर्मा समिति। बर्मा समिति जिसने मूल कर्तव्यों को लागू किया था। तो मूल कर्तव्यों को लागू करने वाली समिति बर्मा समिति, जबकि मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जिसने जोड़े संविधान में वो थी स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन फिर जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य ये कब जोड़ा गया संविधान में, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। और वो क्या है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि ये मूल अधिकार भी है, राज्य का मूल कर्तव्य भी है, और नागरिकों का ये मूल कर्तव्य भी है। यानी ये मूल अधिकार में भी आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है, और नागरिकों के मूल कर्तव्य में भी ये आता है। और ये क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। तो ये आपका मूल अधिकार भी है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है, यानी ये राज्य का भी मूल कर्तव्य है और ये नागरिकों का भी मूल कर्तव्य है। तो ये है। अब टोटल कितने मूल कर्तव्य हो गए, क्योंकि 11 है ना, तो टोटल अब हो गए 11 मूल कर्तव्य।
तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। जबकि जब संविधान बना था तो मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। जो ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये जोड़े गए थे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और मूल रूप से ये 0 थे और अभी वर्तमान में ये 11 है। कहां से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं, रूस से ये लिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो मैं आपको कंप्लीट तो 11 आपको, क्योंकि वहां से वैसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दूं, वो आप कहीं पढ़ सकते हैं कि वो आपके लिए क्या मूल कर्तव्य हैं। मैं आपको उन कर्तव्यों को बता रहा हूं क्योंकि देखो वो तो कर्तव्य हैं आपके, आप उन्हें करें या नहीं ना करें, लेकिन 4 कर्तव्य ऐसे हैं दोस्तों जो आपके लिए जरूरी है। वैसे तो आपको जितने भी मूल कर्तव्य दिए गए हैं तो वो तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। फिर भी जो 4 कर्तव्य ऐसे हैं, अगर आप उनको नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो आप दंड के भागी बन सकते हैं। उसमें है एक पहला मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? ये है संविधान का पालन करना, साथ साथ राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो संविधान का पालन नहीं करते हैं, अगर आप राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। तो पहला जो मूल कर्तव्य है इसमें भी दंड का प्रावधान है। फिर है एक 7वां, जो 7वां मूल कर्तव्य है ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की बात करता है कि ये आपका क्या है? मूल कर्तव्य है। लेकिन अगर आप इसका उल्लंघन करके आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर दी, आप गए वनों में और आपने जंगलों का कटाव शुरू कर दिया और ये सोचकर कि ये तो हमारा सिर्फ कर्तव्य है और ये हम करें या ना करें ये हमारी मर्जी है, हम इसका पालन न करके हम क्या करते हैं? जंगलों को काट देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहला और 7वां में दंड का प्रावधान है। तो ये अब ये गलती आप मत करना है कि ये केवल मूल कर्तव्य है आपका, आप इसका पालन न भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वैसे तो अगर आप अच्छे नागरिक हैं और नागरिकों के लिए कर्तव्य दिए गए हैं तो सभी के सभी कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और ये हमें कहा गया है कि ये कर्तव्य हमारे हैं। क्योंकि सभी जो कर्तव्य होते हैं दोस्तों सरकार के ही नहीं होते हैं, कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जो हमें खुद करने चाहिए, हमें खुद दायित्व लेना चाहिए। उसके बाद एक कर्तव्य आता है 9वां, और इस 9वां कर्तव्य में क्या है? इसमें है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। अब देखो आपने कई लोग जब कहीं पे दंगा फसाद हो जाता है तो सार्वजनिक संपत्तियों की क्या हो जाती है? तोड़फोड़ हो जाती है, तो फिर उन पर दंड की कार्यवाही की जाती है। यानी सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना भी आपका मूल कर्तव्य है। और अगर आप नहीं करते हो उनकी सुरक्षा, तोड़फोड़ आप करते हो, तो फिर क्या होगा? पुलिस आपकी भी तोड़फोड़ करेगी और आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। और एक है 11वां मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ये क्या है? मूल कर्तव्य है और इसमें भी दंड का प्रावधान है। यदि किसी बच्चों के माता पिता जिनके बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा से क्या कराते हैं, यानी वो नहीं देते हैं, नहीं भेजते हैं उनको स्कूल, तो उन्हें भी दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण कर्तव्य मैंने आपको बता दिए हैं और जितने भी ये 11 मूल कर्तव्य वो आपको याद होने चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। याद एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको नहीं कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में तो खैर मूल कर्तव्य नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादा ये बनेगा कि मूल कर्तव्य कितने हैं और किस समिति ने इसको लागू किया था, किस समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा संविधान में, इसका स्रोत क्या है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। 11 के 11 कर्तव्य तो आपके नहीं बनेंगे एग्जाम में, लेकिन एक नागरिक होने के नाते और एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आपको ये कर्तव्य याद होने चाहिए और याद रखने भी चाहिए कि आपके लिए संविधान ने क्या कर्तव्य निश्चित किए हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें हमने मूल कर्तव्य के बारे में बात की और राज्य को जो कर्तव्य दिए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में आज हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।